हेलो दोस्तों, प्रिंस आरएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पशु परिचार भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों टॉप 10 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की जा रही है। आरएसएसबी के नए पैटर्न के साथ में ये मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है और आज मैं आपको इसमें पहला नंबर का मॉडल पेपर है वो बताने जा रहा हूँ। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, भाग अ और भाग ब के। ठीक है दोस्तों, परीक्षा तिथि आप सभी को पता है कि 1, 2 और 3 दिसंबर है वो परीक्षा तिथि है, नजदीक है। तो इसके लिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई है स्पेशल। ठीक है, पढ़ना वही है जो परीक्षा में पेपर के अनुसार अनुसार अगर आपको ढलना है तो दोस्तों इस सीरीज के साथ में आपको जुड़ना है। और दोस्तों, प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली कई क्लासें हैं जो पशुपालन से संबंधित है, पशु परिचर से संबंधित है, वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 1। देखिए, पहला प्रश्न है, खैरथल तिजारा जिला किस जिले से अलग कर बनाया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये इसको अलवर जिले से अलग करके बनाया गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से यह कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, पता चल गया होगा यहाँ पे आपको, उड़िया पठार है ये माउंट आबू में है, बिल्कुल सही है। भाकर है ये पूर्वी सिरोही में है, बिल्कुल सही है। लसाड़िया पठार है राजसमंद, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजसमंद नहीं, जयसमंद झील के पूर्व के अंदर जो कटापटा जो क्षेत्र है उसको दोस्तों बोलते हैं लसाड़िया का पठार। बोराट का पठार बोलते हैं कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो भाग है उसको बोराट का पठार बोलते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है यानी कि सबसे ऊंचा है? बताइए कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, तारागढ़। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर के बाद में शेर आता है, फिर उसके बाद में देलवाड़ा, फिर जरगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरगा दे रखा है। जरगा की ऊंचाई है वो दोस्तों 1431 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, कैलाश सांकला संबंधित थे, तो ये किससे संबंधित थे? दोस्तों कैलाश सांकला है ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण से संबंधित है। इन्हें दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बाघ संरक्षण से संबंधित थे, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? वुड फॉसिल पार्क दोस्तों ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। ये जैसलमेर बाड़मेर में ये फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान, वहां पर है दोस्तों ये राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसमें बताऊं कि राजस्थान को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसको अपन बोल सकते हैं आईसी, आईसी बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, जिसको दोस्तों अपन फोर्थ सी बोल सकते हैं। ठीक है, या दोस्तों इसको फोर्थ सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट सी या आईसी बोल ये है दोस्तों, ये बीकानेर, जैसलमेर, चूरू का जो आंशिक भाग है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गर्मियों के समय में भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? सभी को पता होगा दोस्तों, लू बोलते हैं उसे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? दोस्तों चंबल नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी के निकट जनापाव पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनापाव पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम
होता है। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर बांध दे रखे हैं और सूची सेकंड में अव स्थिति दे रखी है, यानी कि कौन सी नदी पर वो बांध बना हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अकावद बांध, अकावंद बांध है, ये कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये परवन नदी पर है। ठीक है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। सीकरी बांध है, ये रूपारेल नदी पर है। और चूली देह बांध ये काली सिंध नदी पर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में अगर अपन उत्तर दें तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जेत सागर, गेप सागर और डायला तालाब क्रमशः किन जिलों में स्थित है? दोस्तों, जेत सागर, गेप सागर और डायला तालाब क्रमशः किन जिलों में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गेप सागर का है तो दोस्तों डूंगरपुर में है, और जेत सागर का है तो ये बूंदी में है, तो और जो डायला तालाब है ये बांसवाड़ा में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। गेप सागर डूंगरपुर में, जेत सागर बूंदी में और डायला तालाब बांसवाड़ा में है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। चंबल परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है। नर्मदा नहर राजस्थान उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इसमें गलत हो जाएगा। ये नर्मदा नहर परियोजना है, ये दोस्तों गुजरात, राजस्थान और एमपी की ये परियोजना है। ठीक है। माई बजाज सागर राजस्थान, मध्य प्रदेश गलत हो जाएगा दोस्तों। माई बजाज सागर राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। ठीक है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? तो दोस्तों ये कंवर सेन, दोस्तों कंवर सेन के दिमाग की उपज है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कंवर सेन ने ही इंदिरा गांधी की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, और कंवर सेन को ही इंदिरा गांधी नहर का जनक माना जाता है। दोस्तों प्रारंभ में इसका नाम राजस्थान नहर था, लेकिन 3 नवंबर 1984 को इसका नाम है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कर दिया गया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है 6.86 करोड़। ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन से जिले की जनसंख्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक दोस्तों जयपुर जिले की जनसंख्या। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले दोस्तों नंबर 1 पे जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण में राजस्थान के किन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण में राजस्थान के किन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है? तो दोस्तों इसमें खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, जोधपुर, पाली, मारवाड़। तो दोस्तों इन दोनों यानी कि उपरोक्त ए और बी दोनों क्षेत्रों का विकास है वो दोस्तों इसमें किया जा रहा है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में हवाई अड्डा दे रखा है, सूची सेकंड में जिला दे रखा है। देखिए नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दोस्तों नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। और लालगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये श्रीगंगानगर में है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3-1-4-2, 3-1-4-2, यानी कि कूट भाषा में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 60%। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 60%।
18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? सही उत्तर हो जाएगा खेतड़ी में है ये तो। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? तो दोस्तों खेतड़ी में ही है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? तो वो है दोस्तों रिको। कौन सी है? रिको। ठीक है दोस्तों, रिको की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रायसिंह प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रायसिंह प्रशस्ति की का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी देखिए बात हो रही है रायसिंह का शासक था बीकानेर का, तो बीकानेर के शासकों से संबंधित है। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है, कहाँ पर? तो दोस्तों ये बनने जा रहा है राखी गढ़ी में। कहाँ पर है? राखी गढ़ी में बनने जा रहा है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कहां पर है ये राखी गढ़ी? तो दोस्तों ये हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? बताइए दोस्तों, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्का। नाम क्या है दोस्तों? कक्का। ठीक है, याद रखना, ये मुंगेर के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कक या कक्का। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये मंडोर के प्रतिहार शासक थे, कक या कक्का बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, निम्नांकित व उनके शासकों की सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दे रखा है। देखिए सूची फर्स्ट में दोस्तों बूंदी दे रखा है, तो बूंदी का शासक कौन था? तो दोस्तों बूंदी का शासक था देव सिंह। जोधपुर का शासक कौन था? तो दोस्तों जोधपुर का माल सिंह। जयपुर का शासक ईश्वरी सिंह और रणथंभौर का गोविंद राज। ये तो दोस्तों इसमें सारे के सारे पहले से ही सही सम्मिलित दे रखे हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में 1857 का संग्राम कहां से शुरू हुआ था? दोस्तों सभी को पता होगा, ये तो दोस्तों नसीराबाद से शुरू हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने दोस्तों दिन के 3 बजे विद्रोह की शुरुआत की थी और तोपखाने पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद में। ठीक है, 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ठीक है, इससे संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह थे, मेहता तख्त सिंह थे, लेकिन बिंदु लाल भट्टाचार्य ये नहीं थे। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोतीलाल तेजावत है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, बाबूजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में 8 से 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि किसकी अध्यक्षता में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ 8 से 9 मई 1938 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मत्स्य संघ राजस्थान के गठन का प्रथम चरण था
इनमें से कौन से राज्य या सूबे इस संघ का हिस्सा थे? बताइए, मत्स्य संघ राजस्थान के गठन का प्रथम चरण था। इनमें से कौन से राज्य सूबे इस संघ का हिस्सा थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक थे। प्राचीन यानी कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक थे, तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे? राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें ठाकुर केसरी सिंह बारट। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठाकुर केसरी सिंह बारट। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अकबर। दोस्तों ये अकबर के दरबारी कवि थे। दोस्तों कौन? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों इसी को कवि जो दुस्साहटा थे उन्होंने इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। ठीक है, और ये अकबर के दरबारी कवि थे। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, यह कौन सी प्रथा है? दोस्तों ये प्रथा है, ये नाता प्रथा है। कौन सी है? नाता। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नाता प्रथा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दोस्तों इसका जो संबंध है वो दादू पंथ से संबंधित माना जाता है। दोस्तों दादू पंथ के संस्थापक संत दादू दयाल थे, और दोस्तों इनके दादू पंथ से संबंधित गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, ये दोस्तों इसी दादू पंथ से संबंधित यानी कि इसी संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वैष्णव धर्म निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? दोस्तों वैष्णव धर्म का सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों चैतन्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे दोस्तों गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं इसे। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पगड़ी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये पुरुषों के सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कंडोरा पहना जाता है। दोस्तों कंडोरा है ये राजस्थानी महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कमर का आभूषण है दोस्तों ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? दोस्तों टोंक में सुनहरी कोठी का जो निर्माण है वो किसने करवाया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया दोस्तों टोंक में, और इसे शीश महल भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? इनमें से कौन है मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए गुलाबो एक नृत्यांगना है। गुलाबो क्या है? एक नृत्यांगना है। ठीक है, बाकी अल्लाह जिलाबाई, गौरीबाई और बन्नो बेगम ये तीनों मांड गायन में सिद्धहस्त है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सचियाई माता कुलदेवी है, तो सचियाई माता किसकी कुलदेवी है? तो ये ओसवालों की कुलदेवी है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओसवालों की कुलदेवी है। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ मुख्य तीर्थ स्थल है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तल्लीनाथ जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है पांचोटा गांव जालोर।
तेजाजी का है दोस्तों परबतसर डीडवाना कुचामन में, और देवनारायण जी का है वो है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा, और बाबू जी का है कोलूगांव फड़ोदी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए बी डी सी। यानी कि सही कोड का अपने को यहाँ पर चुनना था, तो ए बी डी सी यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। पर्युषण पर्व दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। दोस्तों सीताबाड़ी के अंदर दोस्तों सहरिया जनजाति का मेला लगता है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सहरिया जनजाति का मेला है, ये दोस्तों सीताबाड़ी में लगता है। कहाँ पर है ये सीताबाड़ी, तो ये दोस्तों बारां जिले की शाहाबाद तहसील के केलवाड़ा गांव के निकट सीताबाड़ी में दोस्तों ये मेला लगता है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है दोस्तों हस्तकला है और दूसरी तरफ केंद्र है। यहाँ पर देखिए अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये बाड़मेर की प्रसिद्ध अजरक प्रिंट। पावरलूम कपड़ों की छपाई ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये बालोतरा की प्रसिद्ध है। मोठड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है, मोठड़ा जोधपुर के प्रसिद्ध है, और मसूरिया है वो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर का ऑप्शन, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे चौमुहा गढ़ की। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौमुहा गढ़ यानी कि चौमू का किला, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय है, बताइए। 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर सिटी पैलेस। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर सिटी पैलेस। आगे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, चांद बावड़ी कहाँ है। चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आबानेरी दौसा में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आबानेरी दौसा में है। आगे देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था। दोस्तों बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महमूद सुल्तान महमूद खिलजी। ठीक है दोस्तों, महमूद खिलजी ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है। तो भीलों का लोक नृत्य है वो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गौरी नृत्य। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गौरी नृत्य। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है, तो दोस्तों वो है जानकीलाल भांड, ये दोस्तों स्वांग से संबंधित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वांग। स्वांग का अर्थ होता है दोस्तों यानी कि देवी देवताओं की तरह मेकअप करना, वेशभूषा उनसे संबंधित वेशभूषा धारण करना। ठीक है, कोई ऐतिहासिक पौराणिक चीजें धारण करना, उसको बोलते हैं बहरूपिया कला। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से, अब देखिए अपन ने जो ये 50 प्रश्न है, शुरुआत में राजस्थान ज्योग्राफी के 50 प्रश्न पढ़े, फिर 26 से लेकर 50 तक अपन ने राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न पढ़े। अब अपन है वो 51 से लेकर 75 तक जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान से संबंधित। ठीक है दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फटाफट जाइए और क्लास को लाइक जरूर कीजिए। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, बताइए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है मित्रों। यहाँ पर देखिए, जंग लगना, चांदी का काला होना, कागज का जलना, पानी का जो उबलना है, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना।
आगे देखिए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है मक्खन का खट्टा होना। क्या है, मक्खन का खट्टा होना। दोस्तों आप अगर मक्खन को खुली हवा के अंदर रख दोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक खट्टा हो जाएगा। जैसे अपन छाछ को भी अगर रख देते हैं तो वो खट्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है, तो दोस्तों इसका सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है किसे, तो दोस्तों ये प्रश्न अभी पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। याद रखना परीक्षा में लिथियम ऑप्शन में आया था, अगर लिथियम नहीं आया तो सोडियम आएगा, सोडियम नहीं आएगा तो पोटेशियम आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सोडियम। आगे देखिए पीतल की मिश्र धातु है। दोस्तों पीतल की मिश्र धातु है तो ये कॉपर प्लस जिंक है, कॉपर प्लस जिंक, यानी कि दोस्तों सीधा सा आप बोल सकते हैं तांबा प्लस जिंक, यानी कि तांबा प्लस जस्ता। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रोमीन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रोमीन। और दोस्तों ब्रोमीन का प्रतीक क्या है, तो दोस्तों ये है Br। और ये कितने नंबर पर, परमाणु संख्या कितनी है इसकी, तो इसकी 35 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaLCl2, CaCl2। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि के श्रावण का कार्य है। तो दोस्तों वो कार्य है स्पर्म सक्रियता को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के संदर्भ में असत्य कथन है। तो कौन सा धातुओं के संदर्भ में असत्य कथन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वे विद्युत ऋणात्मक होती है, वे विद्युत ऋणात्मक होती है। ये दोस्तों धातुओं के संदर्भ में असत्य कथन है ये, ठीक है। वे तन्य और आघात वर्धनीय होती है, बिल्कुल सही है। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल सही है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही है। वे विद्युत ऋणात्मक होती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है ये धनावेशित होती है दोस्तों, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है दोस्तों Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, जिसे अपन धोने का सोडा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह कौन सी, यानी कि कौन सी वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और सार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों वो है उदासीनीकरण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदासीनीकरण, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक समतल दर्पण में 2m यानी कि 2m ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब, यानी कि 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम ऊंचाई दोस्तों उससे आधी होनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए परावर्तन के नियम लागू होते हैं। दोस्तों परावर्तन के नियम है वो देखिए केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर और केवल उत्तल दर्पण पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी दर्पण
दर्पणों पर परावर्तन का नियम लागू होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच के प्रयोग से बनाए जाते हैं, लेंसों का निर्माण होता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेमी से 100 सेमी तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेमी से 100 सेमी तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा किस फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो दोस्तों उसके लिए उसको दोस्तों अवतल लेंस 100 सेमी का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। अनंत की वस्तुएं देखने के लिए दोस्तों अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर हो वो प्रयुक्त करना होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक निकट दृष्टि वाली आंख के लिए क्या सही नहीं है? एक निकट दृष्टि वाली आंख के लिए क्या सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की आंख का दोष उत्तल लेंस की सहायता से सही किया जा सकता है। इस प्रकार की आंख का दोष उत्तल लेंस की सहायता से सही किया जा सकता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये लेंस की क्षमता की इकाई है दोस्तों, ये डायोप्टर। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? बताइए कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थाइमोसिन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा थाइमोसिन। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, एक न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच की संधि को कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं सिनेप्स। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसे सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, 71 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंतु तंत्रिकीय सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्युत रासायनिक। विद्युत रासायनिक। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? आनुवंशिक रोग दोस्तों इसमें देखिए रतौंधी नहीं है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बाकी रंजकहीनता, हिमोफीलिया, व्रणांतता ये दोस्तों आनुवंशिक रोग है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पर सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप होना, वजन का घटना। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक रोगग्रस्त मानव शरीर की किन अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इन सभी चीजों का दोस्तों प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इन सभी अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें इनमें से एड्स के लक्षण है तो सारे हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, ये बीमारी होती है दोस्तों ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एक अभाव रोग है, एक डिफिशियंसी रोग है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वासियोरकर और हीमोफीलिया, ये दोनों दोस्तों क्या है, एक अभाव रोग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 3। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अयोध्या। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपने करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं 76 से। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? जीएसटी भवन का उद्घाटन दोस्तों उदयपुर में किया है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य है वो दोस्तों महाराष्ट्र बना है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 79 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान धारा योजना किस विभाग के तहत आती है? दोस्तों विज्ञान धारा योजना है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो दोस्तों कौन सा शहर उभरा है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में? तो दोस्तों वो है अयोध्या। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अयोध्या। आगे देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों भास्कर पोर्टल है ये पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पीयूष गोयल। आगे देखिए, क्रिकेटर डुनिथ वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वह किस टीम के खिलाड़ी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये श्रीलंका के खिलाड़ी है दोस्तों, डुनिथ वेलालेज। ठीक है, इनको, और दोस्तों इनके साथ में हर्षिता जो समारा विक्रमा है, इनको भी दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये श्रीलंका के हैं खिलाड़ी है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो दोस्तों कौन से क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजनीति के प्रसिद्ध हस्ती थे दोस्तों, ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है इसमें 5 लाख रुपए की, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की? तो दोस्तों वो है सूडान। तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब अपने प्रश्न है वो मैथ से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, देखिए, एक दुकान में 3500 रुपए यानी कि अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपए में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो दोस्तों सीधा सा है भाई, 3500 में से 2800 गए तो कितने बचे? 700। तो 700 बटे 3500 इंटू 100 ये करना है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 7 पंजे 35। ठीक है, ये और 100 में 5 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा? तो दोस्तों 20। तो 20% की छूट दी गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि 100 रुपए है तो 100 रुपए में से वो 75 खर्च कर देता है। ठीक है, शेष बचा लेता है दोस्तों। 25% वो क्या करता है? बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, यानी कि अब उसकी आय कितनी है? 120, वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो यानी कि दोस्तों 75 में वो 10% की वृद्धि कर देता है। ठीक है, तो सीधा सा है कि भाई 80.5। ठीक है, सॉरी 7.5 यानी कि 82.5। अब देखिए, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे खर्च मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 75 है तो 75 का 10% आप देख लीजिए, तो 7.5 होता है, तो यहाँ पे खर्च है वो 82.5 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है दोस्तों? ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। अब 120 में से 82.5 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे अपने पास में 37.5। ठीक है, ये 37.5 है, ये क्या है? ये बचाता है वो। ठीक है भाई, 82.5 रुपए तो वो खर्च करता है। ठीक है, और 37.5 रुपए वो क्या करता है? बचाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले कितने बचा रहा था? वो 25 रुपए बचा रहा था, तो 37.5 में से 25 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों 12.5 बचे, 12.5
5 बचे। अब ये 12.5 है, ये दोस्तों 25 के कितने प्रतिशत हैं? तो दोस्तों सीधा सा है, 50% है। 12.5 बटे 25 इंटू 100 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 50। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? दोस्तों सीधा सा है, कुछ नहीं करना, 54 अंक प्राप्त किए, ठीक है, जो कि 72 के बराबर थे। तो दोस्तों ये 72 बटे 100, ठीक है। सॉरी, इसमें देखिए क्या पूछा है कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर है। तो दोस्तों सीधा सा है, 100% निकालना है, तो ये बटे 100, बस, ठीक है। काट लीजिए इसको आप काटोगे तो दोस्तों देखिए 18 दूनी 36, 18 तीन 54 और 18 चौके 72, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट गया दोस्तों 100 से 25 बार, ठीक है। 25 थी 75, तो यहाँ पर 75 अंकों की परीक्षा थी दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपए है, ऑफ सीजन में इसे 722 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु पर छूट का प्रतिशत है वो ज्ञात करें। दोस्तों देखिए 760 है और ऑफ सीजन में कितना है? 722, तो कितने का घाटा कर रहा है दोस्तों? ये 38 रुपए का। 38 रुपए की क्या कर रहा है दोस्तों? ये छूट दे रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अंकित मूल्य 760 है, ऑफ सीजन में इसे 722 रुपए में बेचा जाता है। तो दोस्तों सीधा सा है भाई, 38 बटे 760 इंटू 100, दोस्तों 0 से 0 कट गया। 38 इंटू 2 करोगे तो दोस्तों यह 76 आ जाएंगे। तो दोस्तों 10 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? दोस्तों यहाँ पे देखिए, हानि 1 की है तो विक्रय मूल्य कितना है? 5 है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों क्रय मूल्य 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना है तो दोस्तों 1/6 इंटू 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 16.67%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 3762 रुपए है, तो धनराशि कितनी है? दोस्तों तो धनराशि है वो कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर देखिए चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है दोस्तों 3762 रुपए, ठीक है। और एक निश्चित धनराशि पर 9% ब्याज की दर दे रखी है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो 3762 है। अब आप ऑप्शन उठा के देख लीजिए दोस्तों, इसका अगर मैं एवरेज निकाल के देखूं तो दोस्तों करीबन 1800 रुपए 1 साल का ब्याज होगा, ठीक है। और 9% यानी कि आसपास दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, अगर मैं बात करूं तो 18,000 के आसपास इसका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। देखिए 20,000 का जो 9% है, ऑप्शन उठा के कर लीजिए। ऑप्शन उठा के करोगे तो दोस्तों देखिए 20,000 का अगर अपन 9% देखें तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 10% इसमें होगा, वो होगा दोस्तों 2,000, तो 9% 1800 हो जाएगा। 1800 इसमें जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे? तो दोस्तों 21,800 हो जाएगा। और 21,800 का 9% और जोड़ोगे तो दोस्तों इसमें देखिए 1962 आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो 1962 और 1800, ये चक्रवर्ती ब्याज 3762 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर अपना 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, 250 रुपए, ठीक है, ये रुपए 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी? दोस्तों देखिए 250 का आप 4% निकाल लीजिए सबसे पहले। तो देखिए ये 25 बार गया,
और ये आ गया दोस्तों 10। यानी कि इसमें 250 रुपए में आप क्या करोगे, 10 रुपए और जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 260। अब दोस्तों इसका 8% और निकाल लीजिए। तो यहाँ से दोस्तों जीरो से जीरो कट गया, ये दोस्तों चार, दो से 4 बार कटा, ये 2 से 5 बार कटा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 26 इंटू 4 करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, ये 26 इंटू 4 करोगे तो ये आएगा 104, ठीक है। 104 में आप दोस्तों 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों ये आएगा 20.8, ठीक है, 20.8 है। तो यहाँ पे 260 में 20.8 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 280.8, ठीक है। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 4200 की एक राशि साधारण ब्याज में 3 वर्षों में 5082 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, 4200 में से ये जो 5082 है वो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 882, ठीक है। अब 882 में आप 3 का भाग दे लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। फिर 9 27, फिर एक यानी कि 294। ये 294 है वो क्या है, ब्याज है, ये 1 साल का ब्याज है दोस्तों 294। अब ये 4200 का कितना प्रतिशत है, वही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब ये 4200 का मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 294 बटे 4200 इंटू 100 कर लीजिए, तो दोस्तों ये जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर मैं 40 से देखूं, ठीक है, तो 28, देखिए 4 नाम 36, तो चौक 24, 240, 7 हाँ, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। देखिए 42 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 294 आ जाएगा, ठीक है। 294 में 42 का भाग दोगे तो कितना आएगा 7, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी धनराशि पर आज 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज दोस्तों 3040 है, तो धनराशि कितनी होगी। अब दोस्तों देखिए किसी अब इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन उठा के करना, ऑप्शन उठा के करो तो बढ़िया है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 3040 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, इंटू 100 बटे दर कितनी दे रखी है, दर 8 दे रखी है, समय कितना दे रखा है 5 दे रखा है, बस इसको काट लो आपस में, ठीक है। ये काटा तो कितना आया 20, और इसको काटा तो दोस्तों ये 10 और ये 4, ये 2 और ये 5, ठीक है। और ये दोस्तों इसमें 1520, 1520 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, तो 15×5 = 75, ठीक है। तो 7500 तो ये हो गए, और 120 रुपए और जोड़ दीजिए, सॉरी 100 रुपए और जोड़ दीजिए, तो दोस्तों ये 7600 आ जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये आप ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या दोस्तों आप 15 रख के देख लीजिए, आपका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए सचिन, अनिल और अंकुर ने एक परिवार में क्रमशः 26,400, 27,600 और 28,800 लगाए। वर्ष के अंत में दोस्तों 69,000 यानी कि 69,000 के कुल लाभ में अंकुर का लाभ है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सचिन, अनिल और अंकुर ने एक व्यापार प्रारंभ किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन इनका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे।
ठीक है। पूंजियों का अनुपात है वो दोस्तों इसका अनुपात निकालेंगे तो इनका अनुपात निकल कर आ जाएगा दोस्तों 22, 23, 24, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों किसके अंकुर के भाग का निकालना है तो दोस्तों इसमें देखिए इनका अनुपात निकालोगे आप तो 22, 23 और 24 ये इसका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इसमें अंकुर का अनुपात है वो कितना है तो दोस्तों 24 है। ये अंकुर का अनुपात है, ये अनिल का है और ये सचिन का है। तो यहाँ पर 24 बटे तीनों अनुपातों का योग कितना होता है 69। तो यहाँ पर 69 इंटू यहाँ पर 69,000 दे रखा है तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। 24,000 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से कितना आ जाएगा 24,000। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 24,000 आ जाएगा दोस्तों ये अंकुर का भाग और बाकी के और भाग देख सकते हैं, एक का आएगा 22,000, एक का आएगा 23,000, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किग्रा है, 12 वाहनों का औसत वजन 6000 किग्रा है। दोस्तों यहाँ पे मैं अभी बताऊं आपको तो 12 इंटू 6000 कर दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। तो 12 छिक है 72, तो दोस्तों इसमें 72,000 हो जाएगा। शेष वाहनों का औसत वजन 3000 किग्रा है। दोस्तों देखिए एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किग्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वाहनों का औसत वजन है वो कितना है 6000 किग्रा। शेष वाहनों का औसत वजन 3000 किग्रा है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या कितनी है ये अपने को यहाँ पर दोस्तों बताना है। अब आप दोस्तों ऑप्शन उठा के भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑप्शन उठा लिया दोस्तों यहाँ पे 36, ठीक है। ये सबसे ज्यादा आसानी रहेगी दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 36 इंटू 4000 कर लीजिए। 36 इंटू आपको ऑप्शन दे रखा है ना, तो यहाँ पे 36 इंटू 4000 कर लीजिए, ठीक है। और फिर दोस्तों 12 वाहनों का औसत वजन है वो उसमें से घटा दीजिए, बचेगा जो उसका 3000 का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एन अवलोकनों का औसत 38 है, एन अन्य अवलोकनों का औसत 42 है और शेष एन अवलोकनों का औसत 55 है। सभी अवलोकनों का औसत है वो क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 38 प्लस 42 प्लस 55 बटे कितनी संख्या है 3, बस कितने होते हैं इनका टोटल होता है दोस्तों 135। 135 में 3 का भाग दे लीजिए कितना आएगा 45। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 घटाने पर प्राप्त 21, 24, 27 और 45 से विभाजित हो जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए वह छोटी से छोटी संख्या दोस्तों इन तीनों से विभाजित होने वाली जो वो है 2520, ठीक है। 2520 है ये दोस्तों किससे विभाजित हो जाएगी तो ये 840 से 840 प्लस 3 दोस्तों ये 2520 है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 840 आएगा और 840 में 3 जोड़ दीजिए 843। ये दोस्तों सबसे छोटी संख्या है जिससे 3 घटाने पर प्राप्त संख्या। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। दोस्तों वो है 240, ठीक है। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब अपन प्रश्न पशुपालन से संबंधित कर लेते हैं, भाग ब से संबंधित। देखिए मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना है। मुर्गी के अंडे का औसत भार है वो कितना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 57 ग्राम, ठीक है। मुर्गी के अंडे का जो औसत भार है वो 57 ग्राम है दोस्तों। ऑप्शन के अनुसार बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दूध की विकसित अम्लता ज्ञात करने का जो परीक्षण है वो कौन सा है तो वो है दोस्तों सीओबी टेस्ट। सीओबी टेस्ट यानी कि उबालने पर फटने वाला परीक्षण। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पशु में मुख पका रोग का लक्षण है। मुख पका रोग का लक्षण क्या है तो दोस्तों जुगाली में दिक्कत आना, अधिक लार गिरना, मुंह से दुर्गंध, ये मुख पका रोग के लक्षण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पशुओं में सामान्य प्रबंधन के लिए प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। पशुओं में सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है
तो दोस्तों इसमें बधियाकरण, नवजात की देखरेख, सींग रोदन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन विधि का लाभ है। मशीन द्वारा दुग्ध दोहन विधि का लाभ है वो क्या है दोस्तों? इसमें देखिए, इसमें स्वच्छ दूध उत्पादन, कम श्रमिकों की आवश्यकता, अधिक दूध देने वाले पशुओं में दुग्ध दोहन का आसानी से होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कराकुल प्रजाति है दोस्तों, ये कराकुल प्रजाति है, तो दोस्तों ये भेड़ की प्रजाति है कराकुल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? तो दोस्तों ये कोटी लेटनरी अपरा पाया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही तक इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? बताइए, भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? ये होता है दोस्तों 310 दिन का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 310 दिन का होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्मिंग में आमतौर पर शामिल नहीं है? पोल्ट्री फार्मिंग में दोस्तों कौन शामिल नहीं होता? यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए, मुर्गी, बतख, टर्की ये शामिल होती है, लेकिन गाय नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बकरी के मांस को कहते हैं, तो दोस्तों बकरी के मांस को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं दोस्तों चेवन, ठीक है। भैंस के मांस को बोलते हैं दोस्तों बफिन, गाय के मांस को बोलते हैं बीफ, भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन, और बकरी के मांस को बोलते हैं दोस्तों चिवान, ठीक है। सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं और मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जहरबाद रोग किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? तो दोस्तों ये फैलता है देखिए क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से फैलता है दोस्तों ये जहरबाद रोग। ये सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, विशेष रूप से मांस के लिए पालने जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं बॉयलर, बॉयलर कहलाते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बॉयलर कहते हैं दोस्तों से, जो विशेष रूप से मांस के लिए ही पाले जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे पशुओं में दुग्ध श्रवण काल अवधि है, यानी कि स्तनपान की अवधि कितनी है पशुओं में? तो वो है दोस्तों इसमें 305 दिन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 114 नंबर का प्रश्न है, बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? बताइए, दूध की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साइनेन, ठीक है। सानेन या साइनेन को दोस्तों दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बकरी की एक नस्ल है जो बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये साइनेन, याद रखना, साइनेन भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 115 नंबर का प्रश्न है, कीटोसिस रोग एक प्रकार का है। कीटोसिस रोग एक प्रकार का क्या है? तो वो उपापचय है दोस्तों ये। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रानीखेत बीमारी से पक्षियों के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? दोस्तों ये अंग प्रभावित होते हैं श्वसन और तंत्रिका। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्वसन और तंत्रिका, ठीक है। मुर्गियों में होने वाली एक घातक बीमारी है दोस्तों ये, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पशु में कील दांतों की संख्या होती है। तो दोस्तों पशु में कील दांतों की संख्या है वो कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध में अम्लीयता परीक्षण करते हैं, दूध में अम्लीयता परीक्षण करते हैं दोस्तों ये NaOH द्वारा दोस्तों ये अम्लीयता परीक्षण करते हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? लाल अतिसार रोग है ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं को एक एक ही जगह बांध कर रखना जिससे वे घूम नहीं सके, उस आवास को कहते हैं। पशुओं को एक ही जगह बांध कर रखना जिससे वे घूम नहीं सके, उस आवास को कहते हैं। तो दोस्तों उस आवास को स्टेचियन बोन कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्टेचियन बोन, ठीक है, यानी कि बंद पशु आवास बोल सकते हैं आप इसे। आगे देखिए, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो दोस्तों गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा दोस्तों 3.58% पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 3 से 5% आप मान लीजिए। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान व पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान व पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जमुनापरी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जमुनापरी। आगे देखिए, निम्न में से गलत सुमेलित है। दोस्तों गलत सुमेलित कौन सी है ये बताना है। जर्सी कहाँ की है? जर्सी है वो कहाँ की है दोस्तों नस्ल? तो दोस्तों ये जर्सी द्वीप की है ये, ठीक है, जर्सी द्वीप की। गर्नी से दोस्तों ये गर्नसी द्वीप की है। और दोस्तों ये आयरशायर, आयरशायर है ये दोस्तों स्कॉटलैंड की है। और रेनडेन है ये दोस्तों डेनमार्क की है। और जर्सी, ये जर्सी द्वीप कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए, सॉरी, इसमें स्विट्जरलैंड है वो इसमें गलत दे रखा है। ये स्विट्जरलैंड की तो दोस्तों ब्राउन विस है, सॉरी ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस है वो स्विट्जरलैंड की नस्ल है, यानी कि उसका उद्गम वहीं से माना जाता है। और जर्सी है ये जर्सी द्वीप की। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मासाई लैंड का इलाका औपनिवेशिक शासन से पहले कहाँ फैला हुआ था? तो दोस्तों ये फैला हुआ था उत्तरी केन्या से तंजानिया के घास के मैदानों तक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय आधारित दृष्टिकोण है? तो दोस्तों वो है संयुक्त वन प्रबंधन, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़ों में कर्तन दंत नहीं है, जिसे होकर उत्तकों की एक मोटी व कठोर सतह होती है, जिसे कहते हैं, बताइए। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को दोस्तों दोबारा देखिए, मैं आपको इस प्रश्न के बारे में दोस्तों बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो इसमें जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़ों में कर्तन दंत नहीं होकर उत्तकों की एक मोटी व कठोर सतह होती है, उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं दंत्युपुरा, दंत्युपुरा बोलते हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है दोस्तों लैक्टोमीटर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लैक्टोमीटर। आगे देखिए, दुग्ध जवर किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्लाई माउथ रॉक नस्ल मुर्गी किस वर्ग की है? प्लाई माउथ रॉक नस्ल मुर्गी किस वर्ग की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिकन वर्ग की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रशीतन इकाई में दूध को किस ताप पर ठंडा व भंडारित किया जाता है? प्रशीतन इकाई में दूध को किस ताप पर ठंडा व भंडारित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 से 5 डिग्री से, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े रहते हैं, भारतीय नस्ल की वह गाय कौन सी है जो औसत दूध देती है जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं? तो वो है दोस्तों गिर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय बकरी शोध संस्थान स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये मखदूम में है दोस्तों। ये कहाँ पर है? मखदूम में है। मखदूम कहाँ है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तरी अफ्रीका में कौन सा चरवाहा समुदाय निवास करता है? तो दोस्तों
वो करता है बेदुइन्स, बेदुइन्स। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे नवीनतम आकलन के अनुसार भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो वो है कौन सा? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र अपने व्यापक वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पशु की भार गणना हेतु लंबाई होती है, पशु की भार गणना हेतु लंबाई होती है, तो वो होती है दोस्तों कंधे से अपलास्ती बिंदु तक पशु की लंबाई। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें देखिए दूध में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोहा की कमी पाई जाती है दोस्तों दूध में। मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए गलघोटू रोग हेतु टीकाकरण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों सत्य कथन इसमें देख सकते हैं आप, यह टीका 5 ml चमड़ी के नीचे लगाया जाता है, यह टीका जून व दिसंबर माह में लगाया जाता है, यह टीका वर्ष में 2 बार अनिवार्य है गलघोटू रोग के लिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जैविक अपशिष्ट में सुधार करते हैं दोस्तों, जैविक अपशिष्ट में सुधार करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मिट्टी की हाइड्रोलिक चालकता, जल निस्पंदन दर, जल धारण क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दूध और क्रीम के मिश्रण से बना उत्पाद जिसमें कम से कम 10.5% दूध वसा हो कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आधा और आधा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दराती आकार के सींग की किस नस्ल की विशेषता है? यानी कि हंसिया आकार के सींग भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सुरती की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आरएनए में यूरोसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होती है? तो ये होती है दोस्तों थाइमिन की बेस पे, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गुज्जर बकरवाल समुदाय का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये संबंध है ये जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है, और ये गुज्जर बकरवाल ये चरवाहा समुदाय में से एक है दोस्तों ये, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में कौन से वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? तो वो है दोस्तों गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कुत्ता, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कुत्ता। आगे देखिए निम्न में से हल्के रेचक का उदाहरण है? तो दोस्तों हल्के रेचक का उदाहरण वो है इसबगोल की भूसी, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रानीखेत रोग से प्रभावित अंग है, रानीखेत रोग से प्रभावित अंग है, तो वो है दोस्तों इसमें श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे देखिए कपूर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कपूर का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर जीवाणु रोधक व उत्तेजक, ज्वर रोधी व गैसर कीटनाशी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है न्यूरॉन, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक मादा जनन कोशिका में कितने अंडाणु बनते हैं? तो दोस्तों इसमें कितने अंडाणु बनते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अंडाणु, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों एक मादा जनन कोशिका में एक अंडाणु बनता है, गाय भैंस में अंडाणु का जीवन काल 24 घंटे और शुक्राणु का जीवन काल 48 घंटे होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।